आज हम रिएक्शन शुरू कर रहे थे। ठीक, पिछली क्लास तक हमने बेसिक कवर कर लिया था एल्केन्स का। एक पॉइंट जो पिछली क्लास में रह गया था वो ये चीज कि एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। कोई बता सकता है व्हाई एल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? तो पैराफिन क्या होता है? पैराफिन कुछ कंपाउंड्स को ही बोलते हैं, जैसे एल्केन्स। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? किसी भी कंपाउंड को पैराफिन कब बोला जाता है? स्पेशली एल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी। अगर किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी लो होती है तो उसको हम पैराफिन कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी। खैर, ये 9th या 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक, चलो ये तो ये पिछली क्लास का पॉइंट हो गया छोटा सा। तो आज का काम शुरू करते हैं। आज हम रिएक्शन शुरू करेंगे बेसिकली। तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसके अंदर जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। बाय हाइड्रोजनेशन, ऐसे कर लो, बाय हाइड्रोजनेशन। बाय हाइड्रोजनेशन of alkenes or alkynes, of alkenes or alkynes, by hydrogenation of alkenes or alkynes। ठीक, ये रिएक्शन पहले भी पड़ी हुई है। क्या होता है देखो, अगर हम कोई एक एल्कीन लेते हैं या हम कोई अल्काइन लें, एल्कीन ले लो, अल्काइन ले लो, कुछ भी ले लो, अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, ठीक, एट हाई टेम्परेचर्स, अगर हम एल्कीन ले लें या अल्काइन ले लें, उसको रिएक्ट कराएं विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे बचपन में एक रिएक्शन पढ़ी है, इथीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, निकल एज अ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। याद आई ये रिएक्शन? यस सर। हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये पहली रिएक्शन है कि भाई अगर एक एल्कीन लेते हो या एक अल्काइन लोगे, अगर उसको हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। हाई टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे कौन सा कैटलिस्ट काम करेगा वो भी देखेंगे। तो एल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। छोटा सा एग्जांपल हमारे स्क्रीन पे कि अगर हम इथीन लेते हैं, इथीन की जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इथेन मिलता है। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, नोट करो इसे। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगता है अबाउट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। ये इस रिएक्शन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। कैटलिस्ट कौन कौन सा हम यूज करते हैं इन जनरल? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। याद आई ये तीनों कैटलिस्ट? वैसे तो ये पुरानी रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम हम यूज करते थे इसमें। निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। जब हम किसी भी अल्कीन या अल्काइन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, अल्कीन भी हो सकता है अल्काइन भी हो सकता है, मतलब अगर मैं ये रिएक्शन इथाइन से कराता, या इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन, कॉमन नेम इथाइन या एसिटिलीन, और हाइड्रोजन ले लेता,
निकल डाल देता और टेम्परेचर रखता 200 डिग्री, 200 से 300 डिग्री, तब भी सीधा एल्केन ही बनता है। अल्कीन पे रिएक्शन नहीं रुकती है, ये रिएक्शन एल्कीन्स पे नहीं रोकी जा सकती। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट स्टेज ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स की स्टेज पे इसको नहीं रोका जा सकता। अगर अल्काइन लोगे तब भी एल्केन ने बनना है, अगर एल्कीन लोगे तब भी एल्केन ने ही बनना है। मतलब एल्कीन पे हम इस रिएक्शन को नहीं रोक सकते, कंट्रोलेबल रिएक्शन नहीं है। कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज कर सकते हो? निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। टेम्परेचर रखना पड़ता है 200 से 300 डिग्री के बीच। यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लगता है। ठीक, कोई बताएगा कि इतना हाई टेम्परेचर क्यों? हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है इस रिएक्शन? तो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। बोलो अर्शिया। तन्वी, तुमने क्या बताया? क्या करने के लिए? बॉन्ड्स ब्रेक करने बॉन्ड के लिए। ब्रेक करने के लिए। और कोई? बॉन्ड्स तो कम टेम्परेचर पे भी ब्रेक हो जाते हैं। सेम रिएक्शन, मैं तुम्हें एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने रिएक्शन कराई इथीन की, ये अभी मैं बाद में लिखवाऊंगा, ये वाली रिएक्शन अभी मत नोट करना। बॉन्ड्स ही इसमें भी ब्रेक होते हैं। कैटलिस्ट में चेंज कर देता हूँ, रोडियम ट्रिस्ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड, रोडियम ट्रिस्ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। कैटलिस्ट चेंज कर दिया, 40 डिग्री पे ही रिएक्शन हो जाती है रूम टेम्परेचर पे मैं कहूँ, और एल्केन बन जाता है। यहाँ भी तो बॉन्ड ब्रेक हो रही है। सर वो निकल पैलेडियम और प्लैटिनम की रिएक्टिविटी बहुत कम है ना, जहाँ यहाँ पे क्लोरीन लगा है। वन ऑफ द बेस्ट कैटलिस्ट होते हैं इस रिएक्शन के लिए, वन ऑफ द बेस्ट। नहीं सर, उसको एक्टिवेट भी तो करना होता है, कुछ एक्टिवेट एक्टिवेशन तो हर एक एनर्जी चाहिए। करना पड़ता है, हर एक कैटलिस्ट के पोर्स ब्लॉक्ड होते हैं, हर एक को एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर तुम एक्टिवेटेड निकल भी लोगे तब भी 200 डिग्री के बिना रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्या दिखता है इस रिएक्शन में कि निकल प्लैटिनम पैलेडियम लिया तो हाई टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने कैटलिस्ट चेंज किया रोडियम ट्रिस्ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड, थोड़ा बड़ा सा नाम है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होने लगी या बहुत कम टेम्परेचर पे होने लगी, कहाँ 200 से 300, कहाँ 40 से 50 डिग्री पे ही बात बनने लगती। ऐसा क्या है इस कैटलिस्ट में? अर्शिया, तुमने हैंड रेज किया था उस टाइम, कोई डाउट या आंसर करना चाहते हो? नहीं सर, वो म्यूटेड थी इसलिए बोला था। ठीक है, देखो जो निकल प्लैटिनम पैलेडियम है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। निकल प्लैटिनम पैलेडियम ये सब किस में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। और जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ये गैसियस स्टेट में है। ठीक, तो बेसिकली जब हम निकल प्लैटिनम और पैलेडियम लेते हैं तो वो एक हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है? जब कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट मैच ना करे तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। व्हेन physical state of catalyst is different from that of reactant or product, जब कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तब उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। और जब भी कैटलिस्ट हेटेरोजीनियस स्टेट में होता है तो हाई
टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ऑलवेज रिक्वायर हाई टेम्परेचर। हेट्रोजीनियस catalysis requires high temperature। ठीक, अब जब हमने कैटलिस्ट चेंज किया था रोडियम ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट क्लोराइड, उसमें ऐसा क्या हो गया, कोई बताएगा? तो उसकी स्टेट सेम होगी। बाकी उसकी सब। स्टेट सेम होती है। ठीक, ये Excuse me, होमोजीनियस sir. कैटलिस्ट का एग्जांपल है। बोलो। सर आपने लिखा कि दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर, तो मतलब वो उस हाई टेम्परेचर मतलब हीट से अपनी स्टेट चेंज करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैकेनिज्म अलग है। जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसका सरफेस मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें नहीं चाहिए। जब हम मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे कुछ रिएक्शंस में, तब तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मतलब हर एक रिएक्शन का एक पाथवे होता है, मैकेनिज्म मतलब एक पाथवे कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। हाइड्रोजीनियस रिएक्शंस किसी और पाथवे से प्रोसीड करती हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो किसी और पाथवे से प्रोसीड करती हैं। दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में काम बन जाता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के केस में हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहती है, होमोजीनियस कैटालिसिस के केस में एक्टिवेशन एनर्जी काफी लो हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी काफी लो हो जाती है तो कम टेम्परेचर पे ही वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है और रिएक्शन प्रोसीड करने लगती है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास, बोलो बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक, विल्किंसंस कैटलिस्ट है। विल्किंसंस कैटलिस्ट यही है हमारा रोडियम ट्रिस्ट्राइफिनाइल फॉस्फेट क्लोराइड। रोडियम ट्रिस्ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। ठीक, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। इट इज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस है इसीलिए ये लो टेम्परेचर पे हो जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? रोडियम ट्रिस्ट्राइफिनाइल। ये जो नेमिंग है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो नेमिंग होती है हम +2 में सीखेंगे। अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा नाम, लेकिन क्या करें, अभी के लिए तो +1 में तो याद ही रखना पड़ेगा। रोडियम ट्रिस्ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। देखो वैसे है कुछ भी नहीं, RH मतलब रोडियम, ट्रिस मतलब होता है 3, 3 बार क्या लगा है? ट्राइफिनाइल, 3 बार ट्राइफिनाइल लगा है, ट्रिस ट्राइफिनाइल, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। रोडियम ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। ठीक, विल्किंसंस कैटलिस्ट, या हम एडम कैटलिस्ट ले सकते हैं, एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स कैटलिस्ट होता है PtO2, इसमें भी लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है, या बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड कैटलिस्ट लेना पड़ता है, हाईली एक्टिवेटेड कैटलिस्ट, हाईली एक्टिवेटेड कैटलिस्ट। इसका एक ही एग्जांपल है रेने निकल। अब ये तो है, तो ये हेट्रोजीनियस का केस, लेकिन ये ऐसा कैटलिस्ट है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत कम टेम्परेचर पे रिएक्शन को प्रोसीड करवा देता है। ठीक, ये होमोजीनियस नहीं है, इट इज अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, लेकिन फिर भी रिएक्शन काफी कम टेम्परेचर पे प्रोसीड कर जाती है क्योंकि इट इज हाईली एक्टिव इन नेचर। रेने निकल, रेने निकल क्या होता है, इसके पोर्स ओपन हो चुके होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव कैटलिस्ट होता है। हाई टेम्परेचर पे जब निकल को हम बर्न करते हैं तो उसके पोर्स काफी ज्यादा ओपन हो जाते हैं, सरफेस की स्मूथनेस खत्म हो जाती है और कैटलिस्ट एक्टिव हो जाता है। रेने निकल। ठीक, तो ये कैटलिस्ट देखो, इस चैप्टर में ना जब रिएक्शंस को अच्छी तरह से याद करने का तरीका ही ये है। अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक चार्ट बनाना होगा, कॉपी पे पेज पे बना लो या चार्ट पेपर लो, जैसे मर्जी कर लो।
तुम्हें उसमें कुछ कॉलम्स बनाने होंगे। कैटलिस्ट का रोल क्या है और वो रिएक्शन क्या कराता है। तुम्हें कैटलिस्ट पता होना चाहिए। रिएक्शन में होगा क्या, तुम्हें एक रिएक्टेंट दिया होगा, ऊपर कैटलिस्ट दिया होगा, तुम्हें प्रोडक्ट पूछा हुआ करेगा, तो तुम्हें कैटलिस्ट का रोल पता होना चाहिए कि ये कैटलिस्ट करता क्या है। जैसे रोडियम ट्रिस्टाइफेनाइल क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है। एल्कीन आया, अल्काइन आया, एल्केन बना देना है बस। एडम्स कैटलिस्ट आया तब भी एल्केन पे रोक देना। रेने निकल या निकल अभी तो कम ही कैटलिस्ट है, जैसे जैसे हम रिएक्शन करते जाएंगे कैटलिस्ट बढ़ते जाएंगे। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हर एक कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है। अगर तुम वो याद कर पाए तो तुम्हें रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम कैटलिस्ट का फंक्शन नहीं याद कर पाए, और वो याद कब होगा, जब तुम पहले तो एक बार समझोगे, लिखोगे और उसको हर रोज पढ़ोगे, तो एक बार लगेगा कि स्टार्टिंग में तो कैटलिस्ट कम ही आएंगे, तो लगेगा कि सब कुछ आ रहा है, लेकिन एंडिंग तक सब कुछ याद रख पाना वही सबसे बड़ी चुनौती है एक तरह से। ठीक, तो कैटलिस्ट का टेबल बनाना शुरू कर दो। साथ साथ बनाओगे तो बनता रहेगा, ज्यादा वो नहीं लगेगा कि एकदम से बनाना पड़ा या ऐसा कुछ। साथ साथ बनाओगे तो बहुत आसानी से बनता जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन, जिससे हम एल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं। कोई डाउट? नो सर। जब हम हमारे एल्कीन की रिडक्शन करते हैं या अल्काइन की रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये भी हम एक पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, नोट डाल के कर लो। व्हेन एल्कीन और अल्काइन undergo hydrogenation in presence of nickel only, याद रखना इन nickel only, in presence of nickel, यहां और कोई कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते, only nickel at 200 degree to 300 degree Celsius, then such reaction is known as Sabatier-Sindrens reaction. Sabatier-Sindrens reduction, रिएक्शन की जगह रिडक्शन करो, रिडक्शन रिएक्शन, Sabatier-Sindrens रिडक्शन। ठीक, बाय नेम पहली रिएक्शन तुम्हारे लिए, Sabatier-Sindrens रिडक्शन। बाय नेम रिएक्शंस का अलग से चार्ट बनाओ, कैटलिस्ट का अलग से चार्ट बनाओ, सही रहेगा, क्योंकि बाय नेम रिएक्शंस बहुत हैं, बहुत ज्यादा, और एक रिएक्शन पक्का आएगी बाय नेम वाली। ठीक, जब बाय नेम रिएक्शंस आती हैं तो कैटलिस्ट फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे निकल है तो निकल ही लिखना पड़ेगा, चाहे प्लेटिनम का भी काम सेम है, प्लेडियम का भी काम सेम है, लेकिन जब इस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी तब निकल को यूज किया गया था, तो तुम्हें वहां पे निकल ही लिखना पड़ेगा जब बाय नेम आ जाए। हमने ऊपर जनरलाइज कर लिया है कि निकल की जगह हम प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, प्लेडियम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हमने कैटलिस्ट लिख लिए हैं कि सबका काम एक ही है। रोडियम ट्रिस्ट्राइफेनाइल फॉस्फेट क्लोराइड हो गया, रेने निकल हो गया, एडम्स कैटलिस्ट हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ निकल का यूज कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, तब उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, Sabatier-Sindrens रिडक्शन। कोई डाउट? नो सर। क्लियर? दिव्यांश लेट हो गए? सर मैं तो बहुत टाइम का आ रखा हूँ। अच्छा, मैंने तो अभी देखा। क्या, कोई बात नहीं। सर पहले फोन से कनेक्टेड था, लैपटॉप से कनेक्ट करा था। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो सीबीएसई के लिए बस इतना सही है, ये इस रिएक्शन में इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस सीबीएसई के लिए कैटलिस्ट याद करने हैं। इवन तुम विल्किंसंस कैटलिस्ट मत याद रखो, एडम्स कैटलिस्ट मत याद रखो, अगर तुम सिर्फ सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सिर्फ निकल प्लैटिनम पैलेडियम ये याद रखो कि निकल प्लैटिनम पैलेडियम आया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की है, तो एल्केन ने बनना ही बनना है, सिर्फ इतना सा।
ना तुम्हें विल्किंसन कैटलिस्ट याद करने की जरूरत है, ना तुम्हें एडम्स कैटलिस्ट याद करने की जरूरत है। ठीक, अब यहाँ पे जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है इस रिएक्शन की, वो क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, जो हमें मेंस में बहुत काम आती है। अब क्योंकि मेंस में इतना आसान आसान क्वेश्चन तो आएंगे नहीं कि भी बताओ क्या होगा रिएक्शन में, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, तो वहां स्टीरियोकेमिस्ट्री चाहिए होती है हमें। इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज अ सिन एडिशन रिएक्शन, सिन एडिशन रिएक्शन। सिन एडिशन का मतलब क्या है? कोई बताएगा, कोई गेस करेगा? हमारे पास दो तरह की एडिशंस होती हैं, सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन। दो तरह की एडिशंस होती हैं हमारे पास। एडिशन रिएक्शन है बेसिकली। अच्छा ये तो बताओ कि किस किस को पता है कि एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? ये तो मैं पूछना ही भूल गया। सर एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कुछ चीज ऐड होती है, और सब्स्टिट्यूशन में जिसमें कोई चीज सब्स्टिट्यूट होती है, मतलब कि ये तो पता है ना सबको। डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन में एडिशन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होती है। अब हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है? हम जैसे एक एल्कीन ले रहे हैं, एथीन, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ले रहे हैं, निकल यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर लगा रहे हैं अबाउट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, और हो क्या रहा है? इथेन बन रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड क्लीवेज हो रही है। पाई बॉन्ड कैसे टूट रहा है? देखो यहाँ पे दो बॉन्ड से फाइनल प्रोडक्ट में एक ही बॉन्ड है यहाँ। तो बेसिकली यहाँ एक सिग्मा एक पाई था, सिग्मा तो अभी भी है, पाई टूट गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है? पाई बॉन्ड टूट रहा है, और उसकी जगह यहाँ पे पहले दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे क्या हो गए? तीन तीन हाइड्रोजन हो गए। तो पाई बॉन्ड टूट के कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इसमें ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एडिशन। जब कोई चीज जुड़ती है तो यहाँ पे एडिशन हो रही है। ठीक, इसीलिए हमने बोला एडिशन रिएक्शन। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है? सिन। सिन क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की एडिशन रिएक्शन होती हैं, सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन। सिन एडिशन ये वाली रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू, मतलब ये हमारे मेंस के लिए है सिर्फ, या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ले लो। सीबीएसई के लिए तो चांस ही नहीं है कि ये कोई पूछे, ना ही एनसीईआरटी में कहीं पे मेंशन्ड है। इट इज अ सिन एडिशन। सिन एडिशन होता क्या है ये देखते हैं। अच्छा, इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये रिएक्शन हो क्यों रही है? कोई पूछ ले अगर कि ऐसा क्या है जो ये रिएक्शन हो गई। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई बताएगा कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड कहाँ बना? मुझे तो दिखा नहीं कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ बना। धनिष्ठा, पाई बॉन्ड जो टूटा वो तो दिख रहा है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड बना वो तो दिख ही नहीं रहा। सिग्मा उसके बीच में बना, CH2 और H के बीच में। CH2 और H के बीच में, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में? हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अगर हम इथीन की बात करें तो इथीन का स्ट्रक्चर ऐसे था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, निकल, निकल ही ले लेते हैं, प्लेटिनम प्लेडियम रहने देते हैं, एट टेम्परेचर ऑफ 200 to 300 डिग्री। तो हुआ क्या? बेसिकली देखो पाई बॉन्ड टूट गया और CH3 तो ऐसे बनेगा ना। तो बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बन रहा है। यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना है, देखो ये वाला। तो दो पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, दो सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, और पाई बॉन्ड टूट रहा है। और हमें पता है पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है। तो रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स यही है कि पाई बॉन्ड का टूटना और सिग्मा बॉन्ड का बनना, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। कोई भी रिएक्शन क्यों होती है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या हम ऐसे समझो ना कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए करते हैं। चाहे वो अर्निंग पर्सपेक्टिव से देख लो, अर्निंग ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एक तरह से ये कह सकते हो। कुछ भी कर लो, अगर हम भी कोई काम करते हैं तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करते हैं।
इसी तरह से अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो वो भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही होती है। तुम्हें देखना है कि प्रोडक्ट स्टेबल किस टर्म्स में हो रहा है। जिस टर्म्स में प्रोडक्ट स्टेबिलिटी गेन कर रहा है वो उस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। यहाँ पे स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन से। पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो बन रहा है ना, और पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो जो ज्यादा अच्छी बात है। वीक बॉन्ड टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रांग बॉन्ड बन रहे हैं तो प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है। तो ये इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। ठीक, ये ड्राइविंग फोर्स वगैरह ये सब कुछ मतलब थोड़ा डिटेल में जाने के लिए, बाकी सीबीएसई में तो कुछ नहीं है ऐसा। सीबीएसई में सिंपल रिएक्शन है, alkene or alkyne in presence of hydrogen and a catalyst, high temperature results in the formation of alkene. Simple. सिन एडिशन पे आ जाते हैं। सिन एडिशन क्या होती है? सिन एडिशन होती है कि भाई अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो हाइड्रोजन ऐड हुए, यहाँ पे वो दो हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे वो दो हाइड्रोजन ऐड हो गए। सिन एडिशन का मतलब होता है कि जो दो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो सेम साइड पे अटैच होंगे। सिन एडिशन का मतलब क्या है? न्यूली अटैच्ड हाइड्रोजन्स या न्यूली एडेड हाइड्रोजन्स are attached on same side, are attached on। देखो जो सीबीएसई वाले हैं उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि एक रिएक्शन सीबीएसई के हिसाब से 5 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन वो मेंस के हिसाब से काफी टाइम खा जाती है, तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। ठीक, हाँ तुम लोगों ने नोट नहीं करना तो मत करो, जिसको मुश्किल लगता जाए वो मेंस वाला पार्ट छोड़ता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको समझ आ रहा है कोशिश करो कि समझो, अच्छा रहेगा। ठीक, न्यूली एडेड हाइड्रोजन आर अटैच्ड ऑन सेम साइड। सेम साइड का मतलब क्या है इसको भी समझते हैं। मान लो मेरे पास ये एल्कीन है, ठीक, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं हाइड्रोजन के साथ, यहाँ CH3 लगा देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस। सिन एडिशन का मतलब ये है कि भाई जो दो हाइड्रोजन लगेंगे वो सेम साइड पे आएंगे। सेम साइड पे मतलब या तो दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ लगे या दोनों ऊपर की तरफ लगे। अगर दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ लग जाते हैं तो जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि रिंग तो एक प्लेन में होगी, तो जो CH3 है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। वहीं पे अगर दोनों हाइड्रोजन्स, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, नीचे की तरफ लग सकते हैं हाइड्रोजन्स तो ऊपर की तरफ भी लग सकते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन्स ऊपर की तरफ लग जाएं तो जो CH3 है उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? एक्सक्यूज मी सर, बोलो जी। ये पूरा टॉपिक ही नहीं है क्या सीबीएसई में? नहीं, देखो हर एक रिएक्शन सीबीएसई में है, लेकिन जहां तक सीबीएसई में है वो काफी दूर पहले ही मतलब खत्म हो गया था। सीबीएसई में सिर्फ यहीं तक है कि भाई रिएक्शन है क्या, रिएक्शन में होता क्या है, पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन लगेगा, एल्कीन बन जाएगा, बस। कोई विल्किंसंस कैटलिस्ट सीबीएसई में नहीं है, एडम्स कैटलिस्ट सीबीएसई में नहीं है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ ये सेबेटिया सिंड्रोम रिडक्शन, ये बाय नेम तुम्हें पता होना चाहिए सीबीएसई के लिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक कोई भी, किसी भी रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक सीबीएसई में नहीं है, किसी भी रिएक्शन का। जहां जहां हम रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे वो सब टॉपिक्स आउट ऑफ सीबीएसई है। अगर मतलब जब भी मैं कोई ऐसा टॉपिक कराऊंगा रिएक्शन में जो सीबीएसई में नहीं होगा तो मैं पहले बता दूंगा। यहाँ मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि यहाँ से सीबीएसई के टॉपिक्स खत्म हो गए इस रिएक्शन के लिए। अगली रिएक्शन पे जब आएंगे तब दोबारा से सीबीएसई देखेंगे पहले, मतलब अभी इसी रिएक्शन को मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स मैंने डिस्कस किया, वो सीबीएसई में नहीं है। सिन एडिशन एंटी एडिशन क्या है, ये सीबीएसई में नहीं है, तो भी चलेगा काम। सिन एडिशन का मतलब जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे अटैच हो, या तो नीचे की तरफ लगेंगे, अगर हाइड्रोजन नीचे गया तो CH3 को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि रिंग तो एक प्लेन में ही हो सकती है, रिंग नॉन प्लेनर नहीं हो सकती, रिंग हमेशा प्लेनर होती है। ठीक, तो
दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि हाइड्रोजन ऊपर चले जाएं, फिर दोनों हाइड्रोजन को ऊपर जाना पड़ेगा और CH3 को नीचे आना पड़ेगा। तो ये इस तरह से तुमसे प्रोडक्ट्स पूछे जाएंगे। तुम्हें एक रिएक्शन दी होगी, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे इस तरह से कि भाई रिएक्शन दी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई 2 ऑप्शन ऐसे मैच करा सकते हैं। ठीक, वहीं पे अगर इस क्वेश्चन को मुझे CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो अकॉर्डिंग टू CBSE मेरा आंसर क्या आएगा? CBSE में कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करने की जरूरत नहीं है। CBSE के लिए तो सिंपल सा है कि भाई डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगा दो। तो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सा ये आंसर है मेरा। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम सिर्फ मेंस या एडवांस लेवल्स पे या तुम कह लो नीट लेवल पे यूज किया करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में वहां पे सॉलिड बैच, हैच बैच, इस तरह से चीजें आ रही। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? अरे कोई भी बना सकता है राइट में, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। हाँ, दोनों बन सकते हैं, इक्वल पॉसिबिलिटीज। दोनों में से कोई एक बनाना है ना? नहीं, दोनों बन सकते हैं, तुम दोनों बनाओ, एक क्यों बनाओगे? नहीं, इक्वेशन कैसे आएगा? क्वेश्चन में सिर्फ रिएक्टेंट दिया होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला होगा, ये प्रोडक्ट्स तुमसे ऑप्शन में दिए होंगे। अच्छा ठीक है। ABCD करके। मल्टीपल चॉइस कराना चाहेगा तो दोनों, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कहीं ना कहीं। सिंगल ऑप्शन कराना चाहेगा तो दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन में दे देगा, बाकी इनकरेक्ट रखेगा कहीं ना कहीं। कोई डाउट? क्लियर है या सब ऊपर से जाना शुरू हो गया? CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है कि भाई डबल बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन लगाना है। जहां पे भी तुमने निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम देखा, हाई टेम्परेचर देखा, हाइड्रोजन देखा, एल्कीन, अल्काइन देखा, सिंपल सा रिएक्शन है। लेकिन जब ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे जब रिएक्शन जाती हैं तो थोड़ा सा आगे चला जाता है। लिख लिया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? लिख लिया सर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। दूसरा है, अब जो तुम्हें दूसरी चीज यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि भाई अगर कभी भी कोई सिस एल्कीन होगा, ये भी सिर्फ मेंस के लिए, CBSE वाला टॉपिक नहीं है। जब CBSE के टॉपिक दोबारा से आएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। जब कोई सिस एल्कीन लेते हैं हम, ये हमेशा यूनिवर्सल है। ठीक, इस रिएक्शन के लिए नहीं, ये यूनिवर्सल है हमेशा। जब भी हम कोई सिस एल्कीन लेंगे और उस पर हम सिन एडिशन कराएंगे, सिस एल्कीन लेंगे, सिन एडिशन कराएंगे, तो हमें कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे? इराइथो। अब ये इराइथो क्या होता था रचित? मैं तो भूल गया, तुम भी भूल गए? यस सर। ओहो, कोई बात नहीं, तन्वी से पूछते हैं। वहीं पे अगर हम एक ट्रांस एल्कीन लेते हैं और उस पर सिन एडिशन कराते हैं तो हमेशा हमें थ्रियो प्रोडक्ट्स मिला करेंगे। तन्वी, दोनों में से कौन सा बताना चाहते हो, इराइथो या थ्रियो? सर क्या बनाना, क्या बोल रहे हो? शाबाश। सर वापस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या पूछ रहे हो आप? इराइथो या थ्रियो, क्या बताना चाहोगे? रुक जाओ, 1 मिनट दो सोचने का, रुको रुको। बोलो तनिष्ठा। इराइथो माने सेम और थ्रियो का ऑपोजिट होता है। ठीक है, देखो, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मान लो ये रिएक्शन कराते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे हम लगा देते हैं CHO, और यहाँ हम लगा देते हैं मान लो CH2OH। ये एक सिस एल्कीन है, क्यों? डबल बॉन्डेड कार्बन है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स, और एक पेयर सेम है
और वो सेम पेयर सेम साइड पे लगा है, तो मतलब ये कैसा एल्कीन है? इट इज अ सिस एल्कीन। अगर मैं इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराता हूं, देखो मैं थ्री और राइथो सिर्फ लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, वो भी इतना डिटेल में नहीं जितना पहले समझाया था, ठीक। अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूं, तो अब जब प्रोडक्ट बनेगा, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर से वही बहुत आसान सी बात है कि भाई डबल बॉन्ड तोड़ना है। पहले सीबीएसई के हिसाब से देख लेते हैं एक बार। डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन चिपका देने, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये है आंसर अगर हम सीबीएसई के हिसाब से देखते हैं। लेकिन मेंस में इतने आसान आसान वहां पे नहीं पूछने वाला कोई क्वेश्चन। वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स लिखे जाएंगे अब, क्योंकि सिस एल्कीन है और तुम्हें ऑटोमेटिकली खुद पता होना चाहिए कि जो हमारी रिएक्शन है ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, एंड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज अ सिन एडिशन टाइप रिएक्शन, और सिस एल्कीन ऑन सिन एडिशन गिव्स इराइथो। अब इराइथो में क्या होता था कि भी जो ग्रुप्स आएंगे, सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, तो कुछ इस तरह से हमने वहां पे डिस्कस किया था कि भाई सेम ग्रुप सेम साइड पे होने चाहिए, मतलब जो दो हाइड्रोजन नए आ रहे हैं वो सेम साइड पे आएंगे, और यहाँ पे सेम ग्रुप्स कौन से हैं? CH3 उसको यहाँ लगा देते हैं, तो सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, जो बाकी का बचा हुआ CHO और CH2OH है, हम उसको ऐसे कर देते हैं। अगर ये बन सकता है तो इसकी मिरर इमेज भी इक्वली प्रोबेबल है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो हम भेदभाव नहीं कर सकते कभी भी रिएक्शन करते हुए। हमने हाइड्रोजन को राइट साइड पे ही क्यों लिखा, हम लेफ्ट साइड पे भी तो कर सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट अगर वो पॉसिबल है तो एक प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है। कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? ऊपर जिसको नीचे नहीं वाला समझ आ रहा बताते हैं ना। अभी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहली रिएक्शन चल रही है, कोई ज्यादा मतलब लंबा चौड़ा काम अभी तक हमने शुरू नहीं किया। बीच में कौन डाउट पूछ रहा था, दिव्यांश या रचित? सर ये आवाज CH हाँ, बोलो रचित। CH2OH ऊपर भी जा सकता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं, नीचे ही आएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया। ठीक है सर। इराइथो का मतलब क्या है, बस वो पता होना चाहिए, सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड। Cis Okay. alkene on syn addition give rise to pair of products. इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें इस तरह से भी दे सकता था, मैं तुम्हें ये रिएक्शन देता सिर्फ, और मैं ऑप्शन दे देता, enantiomers will be obtained, diastereomers will be obtained, racemic mixture या meso compounds will be obtained। फोर्थ ले लेते हैं, none of these। बताओ कौन सा ज्यादा सही लगेगा? कराने को मैं इन चार ऑप्शन में से ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, उनमें से सिलेक्ट करा लूंगा तुमसे। कराने को मैं स्ट्रक्चर ना दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दूंगा। बताओ कौन सा सही लगता है, क्या बन रहा है? अभी enantiomer diastereomers नहीं याद होंगे, है ना? सर सेकंड ऑप्शन डायस्टेरियोमर्स, क्योंकि Diastereomers मेरा क्या में होता है? बनना नहीं है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल आइसोमर्स होते हो। मिरर इमेजेस। तो बन तो अर्शिया? सही है ये। सर ये एनेंशियोमर्स नहीं होंगे? enantiomers होंगे, ये enantiomers हैं, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, enantiomers। ध्यान से देखो तो enantiomers हैं। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन S हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, या मिरर इमेजेस के कांसेप्ट से देख लो, ये मिरर है बीच में, मिरर इमेजेस हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर रही हैं enantiomers। डायस्टेरियोमर्स तो होते थे नॉन मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोज। मीजो होता था जिसमें सिमेट्री आ जाए, यहाँ सिमेट्री तो आ नहीं सकती, ऊपर CHO है नीचे CH2OH है, सिंपल।
तो मैं इसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने बेसिक्स लगा के। इस रिएक्शन को इस फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई डाउट? बेसिकली मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिंपल सी रिएक्शन को कितना मुश्किल बनाया जा सकता है, और कुछ नहीं। कोई डाउट किसी को भी? अभी तक तो मैकेनिज्म नहीं आया रोल में, जब मैकेनिज्म आ जाएगा तो रिएक्शंस और मुश्किल दिखने लगेंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी रिएक्शन पे, फिर अगली रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम्हें एक रिएक्शन के मल्टीपल क्वेश्चंस कराए जाए। मैं 3 या 4 क्वेश्चन या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अगर उसमें ज्यादा है इंपॉर्टेंट तो मैं ज्यादा भी कराऊंगा, लेकिन ये ट्राई मैं जरूर करूंगा कि जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उस पर क्वेश्चन फ्रेम करने की, वो सब मैं डिस्कस कर लूँ। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं है, तो यहाँ तक मैं डिस्कस कर लिया। अब एक एग्जाम्पल मैं एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं कुछ मतलब तुमसे पॉसिबिलिटीज तुम्हें बता दी ताकि तुम एक बार ट्राई कर सको। बाकी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें पहले ही बताया था, हिमांशु पांडे की बुक लो, उसमें से लेवल 1 करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेम क्वेश्चंस, लेकिन वहां पे रिएक्शन वाइज नहीं मिलेगा आपका। टॉपिक वाइज तो मिल जाएगा, आइसोमेरिज्म हो जाएगा, लेकिन वहां पे हाइड्रोकार्बन में अगर एल्कीन मिलता है तो एल्कीन की सारी रिएक्शन मिक्स्ड होंगी, तो तुम्हें वेट करना होगा कि हमारा एल्कीन खत्म हो, या ऐसी रिएक्शन ढूंढो और अटेम्प्ट करो। ढूंढने वाला काम, अगर ढूंढना नहीं चाहते और साथ साथ अटेम्प्ट करना चाहते तो फिर पूरा चैप्टर होने की वेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अच्छा तो यही है कि प्रैक्टिस शुरू करो, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ऐसा भी नहीं है कि रट्टा लगा सकते हो कि इस रिएक्शन में इनैंशियोमर्स ही मिलेंगे हमेशा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बताओ, फाइंड द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बताओ, स्ट्रक्चर क्या होगा मल्टीपल पॉसिबल प्रोडक्ट्स का। सीबीएसई में तो देखो कुछ नहीं है, फिर से वही डबल बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन दिखा देने लगा के, लेकिन मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री चाहिए इसकी। और ऑप्शंस में मैं तुम्हें स्ट्रक्चर भी बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं तुम्हें ऑप्शंस दे रहा हूँ। इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, meso compound, insufficient data in this case. Try it. इसका आंसर यशिका बताएगी। ठीक है यशिका, सबसे पहले तुम बताओ, बड़े दिनों से तुमने कोई आंसर नहीं किया। WC मतलब विल्किंसंस कैटलिस्ट, कंफ्यूज मत हो जाना। WC विल्किंसंस कैटलिस्ट की शॉर्ट कंटिन्यूएशन बाय डिफॉल्ट। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। यहाँ पे भी CH3 लगाओ, यहाँ पे भी CH3 लगाओ, नहीं तो बनेगा नहीं।
अब करो, अब ठीक है, अब मैच हो जाएगा, करो। यशिका आंसर। सर 1 मिनट कर रही हूँ। निहारिका, निहारिका, हो रहा है 1 मिनट। ठीक है, करो करो, ट्राई करो। हम कोशिश करेंगे कि हम हर रोज 2 रिएक्शंस कंप्लीट करें मिनिमम, या एटलीस्ट एक रिएक्शन खत्म करके दूसरी शुरू तो करें। बाकी देखते हैं, कई बार रिएक्शन छोटी छोटी होती है, कई रिएक्शन बहुत लंबी लंबी चली जाती हैं, तो टाइम लगता है। आर्यन, इसका आंसर करना चाहोगे? सर इनैंशियोमर्स ही होते हैं। एंशियोमर्स ही बनेंगे। अर्शिया, वैसे इतना सोचने वाली बात नहीं है इसमें, बहुत आसान सा है, बोलो अर्शिया। सर इसमें बोलो। डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। आदित्य, सोचने दो सर अभी। धनिष्ठा, बड़ा वेग लग रहा है अभी सोचने में। तन्वी, तो टाइम लगेगा। दिव्यांश, इशिका, आंसर है डायस्टीरियोमर्स। सर कोई पर एक्सप्लेन कर सकता है? देखो सिंपल सा था, पिछले केस में मैंने तुम्हें सेम क्वेश्चन दिया था, बस यहाँ पे ये चीज नहीं थी, तब इन एंशियोमर्स बने थे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से एडिशन कर दी, तो रिएक्शन तो हमारी डबल बॉन्ड पे होनी है, रिएक्शन तो डबल बॉन्ड पे होनी है, तो हम डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कराते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं। हमने पढ़ा कि भाई सिन एडिशन रिएक्शंस हैं ये, तो या तो CH3 ऊपर जाएं और हाइड्रोजन नीचे आ जाएं, जैसे हमने पहले किया था, तो बस वही तो चीज करनी है। सर कैसे ठीक, पता सिन एडिशन है ये? ऊपर क्या लिखवाया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर सिन एडिशन रिएक्शंस। या फिर हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, अगर हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है तो CH3 नीचे आ जाएंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हुई, तो यहाँ पे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, जो पहले थी अब भी वही रहेगी, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर बहुत सिंपल था, पहले इन आइसोमर्स बन रहे थे। क्यों इन आइसोमर्स बन रहे थे? एज्यूमिंग कि यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन RR थी, तो वो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रही थी, S और S।
तो तब यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं था, सिर्फ यही दो कायरल सेंटर थे और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स हो रही थी, तो एनेंटियोमर्स बन रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नया कायरल सेंटर ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ पे अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आर है तो फाइनल में भी आर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन नहीं हुई, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने वाली। जब कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती हैं और कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती हैं, तब हम उन प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, डायस्टीरियो। कोई डाउट? कुछ समझ आया या अभी भी कुछ नहीं? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, और मुझे पता है मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे +1 के टाइम पे मुझे ये चीजें नहीं कराई गई थी, अगर मुझे उस टाइम पे कराई होती तो बात कुछ अलग होती। ये सब चीजें मैंने खुद मेरे ख्याल से मास्टर्स लेवल में जाके अच्छी तरह से समझ के सीखी है। +2 में तो मुझे, इवन +2 में मुझे ये सब चीजों का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन आज इतना ज्यादा मतलब लेवल हाई है कि ये सब मीन्स में आने लग गया है। तो तुम्हें इन सब चीजों को थोड़ा सा समझना होगा, टाइम लगेगा। नहीं समझ आ रहा मुझे बताओ, या तो एक्सक्यूज मी सर, बोलो तुम भी। सर आपने इसको आर एंड एस से देखा, हम इसको बेसिक उससे भी देख सकते थे ना कि नॉन सुपर इम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेजेस, इमेज से भी देख के बता सकते थे ना कि ये डायस्टीरियोमर है। बिल्कुल, बस ठीक है। लेकिन मिरर इमेज वाला केस यहाँ देखना मुश्किल हो जाता है जब साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, तो वहां पे आर एंड एस यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं तो हमेशा ही आर एंड एस यूज करता हूँ। जब नॉर्मल मिरर इमेज दिखती है तो मैं मिरर इमेज वाले कंसेप्ट से करता हूँ। जब मुझे मिरर इमेज दिखने का कोई चांस नहीं लगता, या मतलब देखते ही मिरर इमेज नहीं लग रही, तो सिंपल आर एंड एस लगा दो, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो। कई बुक्स में ऐसी ऐसी चीजें सिखाई गई हैं कि उसको मिरर इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, लेकिन वो कोशिश एक टाइम वेस्टेज है मेरे हिसाब से, जब हमारे पास दूसरा मेथड है और ये सबसे अच्छा मेथड है। और इसमें देखने ओके की भी सर। जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही थी। पिछला क्वेश्चन हम कर चुके थे, पिछला क्वेश्चन एज इट इज था, बस यहाँ पे एडिशन हुई थी, यहाँ रिएक्शन नहीं होनी है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहने वाली थी। पिछले केस में हम डिस्कस कर चुके थे कि इनेंटियोमर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स होगी। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होनी है, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाली थी, तो आंसर डायरेक्ट था, डायस्टीरियो। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। किसी को कोई डाउट? सर इसमें सिस एल्कीन कोई नहीं है? नहीं, यहाँ पे थ्रियोइल राइथो कैसे करोगे? थ्रियोइल राइथो हमने साइक्लिक कंपाउंड्स में कब किया? अच्छा ठीक है। थोड़ा सा वही तो देखो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगली सेक्शन पे चलते हैं। मुझे एक और क्वेश्चन ध्यान में आया, तो मैं सोचा चलो करा ही देते हैं। Which among the following statement is correct regarding the products form? A option, enantiomers will be formed.
Diastereomers will be formed. कोई नया ऑप्शन देखो. Enantiomers, diastereomers. Optically inactive products will be formed. Optically inactive products will be formed. Last, meso compound will be formed. बताओ, which will be true for this reaction? सर हाइड्रोजन कहाँ पे है? ये रहा. अब थोड़ा सा यूज लगता है कि जीओसी आनी चाहिए, या अभी भी नहीं लगता? आनी चाहिए सर. नहीं चाहिए, अच्छी बात है. सर एनांटियोमर. एनांटियोमर्स, देखो बिल्कुल टेंशन मत लो अगर मुश्किल लग रहा है. ये सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए. ऑर्गेनिक सबके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के लिए मुश्किल ना बने. सीबीएसई के लिए तो देखो मुश्किल है ही नहीं, सिंपल सा डबल बॉन्ड तोड़ते रहो, पहली रिएक्शन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन सिर्फ सीबीएसई पे रह के बात नहीं बन सकती ना. तन्वी कहती है एनांटियोमर्स, और नहीं कोई? सर, नहीं एनांटियोमर नहीं. तो मेरे हिसाब से एनांटियोमर नहीं, डायस्टीरियोमर. सर सी ऑप्शन, ऑप्टिकली इनएक्टिव. और कोई? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन है. The diastereomers. डायस्टीरियोमर्स, हर एक केस में तो डायस्टीरियोमर्स नहीं हो सकता. आशिया, सर मीजो. मीजो, ये हुई ना बात. चलो रचित, तुमसे शुरू करते हैं. प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा. सर आंसर बताया मैंने मीजो, ये किसी और से पूछो. मीजो क्या होता है रचित, ये पता है? ये सर जो जिसमें सिमेट्री हो. सिमेट्री दिखाओ हाँ. मुझे प्रोडक्ट के अंदर का है. मैं सर प्रोडक्ट वो नहीं बताता हूँ, तुम सिमेट्री बता देना. ठीक, दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं. डबल बॉन्ड टूट गया, ये CH3 ऊपर चला गया, हाइड्रोजन नीचे आ गया. यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन ऊपर है, जो नया हाइड्रोजन है वो नीचे ही है. ठीक, दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे ब्रोमीन और वो रह गया. दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है कि भी जो हाइड्रोजन्स लग रहे हैं वो ऊपर लगे. अगर हाइड्रोजन ऊपर लग गया है तो CH3 नीचे चला जाएगा. एक हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ पे तो खैर ऊपर नीचे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन. ये ऊपर नीचे वाली जो चीजें होती हैं वो कायरल कार्बन के लिए वैलिड होती है, तो वहां पे तो ऊपर नीचे कुछ दिखाने की जरूरत भी नहीं है. लेकिन फिर भी चलो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऊपर नीचे बना रहा हूँ उस चीज को. ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं रचित.
मानते हो इस बात को? ठीक। यस सर। थोड़ा सा और आसान बनाते हैं इस चीज को। ये जो दो हाइड्रोजन्स ऊपर नीचे हमने लगाए हैं इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये कायरल कार्बन तो है नहीं, दो सेम कार्बन एटम्स आ चुके हैं, इसको हटा देते हैं। हमें पता है यहाँ हाइड्रोजन है, जब बाकी जगह पे मैंने हाइड्रोजन शो नहीं किए तो अब क्यों शो करूं जहां पे वो कायरल सेंटर है ही नहीं। अब बताओ सिमेट्री कहाँ है? सर यहाँ बीच में से लाइन मार के। कहाँ से? सर सेंटर में से, जहाँ सेंटर में पे से मारे? कहाँ से मारे? सेंटर कौन सा? ये सेंटर? राइट से, राइट से, हाँ, राइट वाली राइट से। साइड से, ये लो। ऊपर, इसके ऊपर वाला। हाँ चलो ये लाइन तो मार दी तुमने। बीजो कंपाउंड में और एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, वो कंडीशन क्या थी? सर, ऑप्टिकली का ही याद नहीं सर, ऐसे ही कुछ था उसके अंदर कम ऑप्टिकली से का। कम एक कायरल कार्बन होना जरूरी था। क्या यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है? पहले वो तो देख लो। क्या कोई कायरल कार्बन है इस कंपाउंड में? दोनों में से किसी में भी नहीं है। क्यों? मान लो इस कार्बन की बात करते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बाकी की रिंग है। रिंग को जब मैं काटूंगा तो ये ग्रुप्स तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, Br और Et तो इसी कार्बन से लगे हैं, तो यहाँ तो सिमेट्री आ गई। ये पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम निकला है, तो दिस कार्बन इज नॉट अ कायरल कार्बन। चलो कोई बात नहीं, दूसरे वाले पे चेक कर लेते हैं, इस पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये कायरल था। Br और Et तो चलो अलग अलग है, फिर से मैं जब मैं यहाँ काटूंगा तो CH3 और H तो कट गए, तो फिर से ये सिमेट्री आ गई। तो दोनों में से कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों में से कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। जब कायरल कंपाउंड कायरल कार्बन ही नहीं है तो प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, तो वहां इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स, ऑल दीज आर कैटेगरीज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जबकि हमारा प्रोडक्ट ही इनएक्टिव हो चुका है क्योंकि उसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। सी पार्ट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। तो फिर से बताना एक बार। बिल्कुल। देखो, प्रोडक्ट्स क्लियर है कि ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, या इसमें कोई डाउट है स्टार्टिंग में? नहीं तो ये तो क्लियर है। ये क्लियर है। देखो, इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स या मीजो कंपाउंड, ये जो तीन कैटेगरीज हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की कैटेगरीज हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमर्स तभी होते हैं जब कंपाउंड में कायरल कार्बन आए, कम से कम एक कायरल कार्बन। तो पहले ये देख लेते हैं कि कायरल कार्बन है भी या नहीं। इस कार्बन पे कायरलिटी दिख सकती है, दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, मुझे चेक करना है कि क्या ये रिंग सिमेट्रिकल है या नहीं। तो जब भी रिंग को चेक करना हो तो बीच में से काट के देखते हैं। जब मैंने काट के देखा तो Br और Et तो कट जाएंगे क्योंकि इस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे वो सब कट गए। और मैंने तुम्हें सिखाया था कि जब एक बार ग्रुप्स कट जाते हैं तो उसको चेक नहीं करते, तो Br और Et को मत चेक करो, ये देखो कि क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सिमेट्रिकल है। बिल्कुल, तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो सकता। सिमिलरली इसको चेक करो, Br और Et तो डिफरेंट हैं, यहां से काट दो, CH3 और H भी कट गए, उसको चेक मत करो। ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा फिर से मिरर इमेजेस हो गए, तो रिंग सिमेट्रिकल हो गई, तो ये भी कार्बन कायरल नहीं हो पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, जब कायरल कार्बन ही नहीं है तो प्रोडक्ट ऑप्टेन्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। तो बोलो अर्श। ठीक है सर। अगर ये ऑप्शन ही ना हो तो? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, जब क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया गया कि एक ना एक, मतलब फिर नन ऑफ दीज देंगे तुम्हें कहीं ना कहीं, मतलब कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच कराएंगे ना। ओके सर। ठीक, और कोई डाउट किसी को? होपफुली नहीं, है ना? ठीक है, दूसरा मेथड शुरू करते हैं एल्केन्स के प्रिपरेशन का। अभी तक हमने पहला मेथड कवर किया, पहली रिएक्शन कवर की जो थी हाइड्रोजनेशन बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम
अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली RX को हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, वेयर R इज अवर अल्काइल ग्रुप। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से। ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे मिथाइल, इथाइल बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है कोई ना कोई। प्रोपाइल हो सकता है C3H7। अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 एंड X इज हैलोजन। ये कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पे जो जनरल रिएक्शन है, मैं तुम्हें जनरलाइज लिख पाता हूँ हमेशा। सबसे पहले जो जनरलाइज रिएक्शन है इस कैटेगरी में वो ये है कि जब हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे और हम यूज करें मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये कॉम्बिनेशन यूज कर दें। अल्काइल हैलाइड मेटल एसिड का कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते हैं तो हमें एल्केन मिल जाता है। एल्केन कैसे? जो X है वो हट जाता है और H लग जाता है। X हट जाता है, H लग जाता है। इसका जो रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में है, जो जिस फॉर्म में तुम्हें दिखेगा, वो है RX प्लस जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब HCl की जगह H2SO4 भी दे सकते हैं, जिंक की जगह कोई और मेटल भी दे सकते हैं। तो अच्छा है कि तुम जनरलाइज रिएक्शन याद रखो। CBSE में 100% है कि यही दिखेगी रिएक्शन, क्योंकि और कोई रिएजेंट CBSE में मेंशन भी नहीं है, लेकिन मेंस में वो रिएजेंट्स को चेंज कर सकता है थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो वहां पे तुम्हें जनरलाइज रिएक्शन पता होनी चाहिए कि मेटल एसिड दिखा तो ये रिएक्शन होगी। तब होगा क्या? RH बनेगा। बाय प्रोडक्ट्स तो बात की बात है, मतलब मेन प्रोडक्ट ये है, वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स। गुड आउट। अच्छा, जनरलाइज से वो ऊपर वाली है ना, मेटल एसिड वाली? नहीं, बस मुंदी सर का फोन आया, बात
सर
आवाज आ रही है? बीच में फोन आ गया था, थोड़ा सा रुकना पड़ा। अर्शियान, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं। जनरलाइज्ड रिएक्शन का क्या कराता? हाँ, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड एन एसिड अल्केन बनता है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे एक और रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ZnH2। बेसिकली अगर हम जिंक लेते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ZnH2। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि भाई हमने RBr लिया या CH3Br लिया और जिंक से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? देखो, CH3, जो Br है बस उसको हटाना है, X को हटाना है और H को लगाना है, और कुछ नहीं करना। तो CH3H मतलब CH4। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि भी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीथेन बनेगा या मार्श गैस, और जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो ZnBr2 बनेगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, करो इसे नोट। सर बाय प्रोडक्ट कैसे बना, ये समझाना। बाय प्रोडक्ट कैसे बना, इसका मैकेनिज्म करते हैं, अभी सब समझ आएगा। इसका मैकेनिज्म है तुम्हारे सिलेबस में। नहीं, गलत नहीं है, ZnBrCl बनना चाहिए। नहीं, ZnBr2, वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है। करो इसे नोट करो पहले, फिर देखते हैं आगे। लिख लिया? यस सर। अब ये रिएक्शन हुई कैसे वो देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो मैकेनिज्म है ये CBSE सिलेबस में है, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। देखो, मैकेनिज्म बहुत सारी रिएक्शंस का सिलेबस में है, तो मैकेनिज्म कभी भी रट्टा मत लगाना, समझ के करना। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो मैकेनिज्म को रट्टा लगाते हैं। रट्टा लगाओगे तो कहीं ना कहीं अटक गए तो बाकी का मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे। समझ के करोगे तो खुद लिखने की मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे दिक्कतें नहीं आती हैं। तो मैकेनिज्म करने का, क्योंकि तुम मैकेनिज्म पहली बार देखोगे एक रिएक्शन का कैसे कैसे होता है, पूरा एक्सप्लेन्ड होता है, ऐसा नहीं कुछ भी क्योंकि स्टेप रट्टे वाला होता है। कभी कभी कोई स्टेप रट्टे वाला निकल आता है किसी किसी में, लेकिन वो 1 या 2 स्टेप ही होते हैं। और वो तुम्हारे +1 के सिलेबस में फिलहाल ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जहाँ पे वो रट्टा लगाना पड़े। +2 में है 1-2 रिएक्शंस जहाँ पे बाय नेम कुछ रीअरेंजमेंट्स हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है मैकेनिज्म के टाइम पे। +1 में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। ठीक, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम स्टेप बाय स्टेप समझो कि मैकेनिज्म या रिएक्शन हो कैसे रही है, ताकि तुम्हें वो चीज को याद ना करना पड़े। अगर रट्टा लगाओगे तो बहुत मुश्किल होती जाएंगी चीजें। देखो, मैकेनिज्म का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम रिएक्शन को ध्यान में रखो, और रिएक्शन में ध्यान में रखते हुए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारा टारगेट क्या होता है? प्रोडक्ट्स तक पहुंचना। बेसिकली हमने RX लिया, मेटल लिया, मैं जिंक लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, और एसिड में लेके चल रहा हूँ HCl। अब मुझे पता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, RH और ZnX2। मैकेनिज्म ये होता है कि मैं रिएक्टेंट से स्टार्ट करूं और स्टेप बाय स्टेप चलते हुए मैं ये प्रूव कर दूं कि इस रिएक्शन में ये ही 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। मैकेनिज्म उसको बोलते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप ये शो करूं कि ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे ही बनेंगे, इनके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। उसको मैकेनिज्म बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप या पाथवे ऑफ द रिएक्शन। बेसिकली मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म होता क्या है? सिस्टमैटिक पाथवे ऑफ द रिएक्शन। सिस्टमैटिक पाथवे
ऑफ द रिएक्शन, उस सिस्टमेटिक पाथवे को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक, अब देखो अगर ध्यान से हम देखें, हम जनरलाइज जब हमने रिएक्शन की तो हमने कहा कि मेटल चाहिए, जिंक तो एक मेटल है ना, और एक एसिड चाहिए। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं, पहले एसिड की ही बात कर लेते हैं। पहला से जो एसिड होता है, एसिड का क्या काम होता है? प्रोटॉन डोनेट करना। तो बेसिकली अगर हमने HCl लिया है तो HCl क्या काम करेगा? H+ प्रोवाइड करेगा रिएक्शन में। एसिड चाहिए ना हमें, एसिड चाहिए मतलब हमें H+ से काम है, क्लोराइड का कोई काम नहीं है। कोई भी एसिड हो, अगर क्लोराइड का काम होता तो हम Cl नेगेटिव लिखते। हमने जब जनरलाइज रिएक्शन लिखी थी तो वहां पे हमने लिखा मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड का मतलब हमें उस रिएक्शन को करवाने के लिए H+ की रिक्वायरमेंट है। तो H+ हमें कहां से मिलेंगे? HCl से तो मिलेंगे। तो HCl ने पहले क्या किया होगा? H+ प्रोवाइड किए होंगे along with काउंटर आयन Cl नेगेटिव। ठीक, तो ये पहला स्टेप ऑफ द रिएक्शन है कि HCl डिसोसिएट होता है इन रिस्पेक्टिव आयंस, H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयंस। अब दूसरा स्टेप क्या है? अब हम जिंक के ऊपर ध्यान से देखते हैं। जिंक एक मेटल है, मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा वहां पे, तो जिंक +2 में चला गया होगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे। यहां तक कोई डाउट? ये 2 स्टेप्स क्लियर है? होपफुली क्लियर होंगे। यस सर। थर्ड स्टेप क्या है? अब थर्ड स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मेन है, उसको देखते हैं। हमारे पास एल्काइल हैलाइड था। देखो हमने 2 चीजों का रोल देख लिया, थर्ड की बात करते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जब हम देखते हैं तो हमें ये पता है कि हैलोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, और R+ तो हो क्या सकता है यहाँ पे? देखो मुझे पता है मुझे RX का बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तभी मैं इसके हाइड्रोजन लगाऊंगा। तो प्रोडक्ट्स को देखते हुए मैकेनिज्म बनाने की कोशिश किया करो। अगर तुम्हें प्रोडक्ट्स पता है तो तुम मैकेनिज्म तक पहुंच जाओगे। हमने 2 चीजों का बड़ा आसानी से रोल देख लिया, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। ये तभी तुम देख पाओगे, अंदाजा लगा पाओगे जब तुम्हें प्रोडक्ट्स पता है। अब मुझे पता है यहाँ पे हेलोजन लगा है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट में मुझे हेलोजन नहीं चाहिए इसके साथ, तो मुझे हेलोजन को बाहर निकालना है, बेसिकली इस बॉन्ड को तोड़ना है। अब इस बॉन्ड को मैं कैसे तोड़ूं? होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? ये एक पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि हेलोजन ने वैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं। और ऐसा भी हो सकता है, देखो इसको इस तरीके से समझो, ये ज्यादा आसान मेथड है। RX था हमारे पास अल्काइल हैलाइड, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन देखे कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ गए, हैलोजन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, तो जैसे ही इसने रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देखे, ये क्या करेगा? यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो अलग अलग हो गए, इसने फटाफट ये बॉन्ड तोड़ दिया, और बॉन्ड तोड़ के क्या बनाया? R फ्री रेडिकल एंड X फ्री रेडिकल। ये क्लीवेज क्यों हुई? क्योंकि हैलोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, उसने फटाफट ये बॉन्ड तोड़ दिया होगा ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने आप में गेन कर ले। ठीक, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ होगा? जो हैलोजन फ्री रेडिकल बना, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और X नेगेटिव बना लिया होगा। अगले स्टेप में क्या हुआ होगा? ये जो R फ्री रेडिकल बना है, अब अगला स्टेप में कैसे अंदाजा लगा सकता हूं? देखो मेरे पास H+ है, अगर मैं किसी तरीके से R नेगेटिव जनरेट कर लूं तब बात बन सकती है, तब मैं R नेगेटिव और H+ को जोड़ सकता हूं। ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज अट्रैक्ट ईच अदर। R फ्री रेडिकल मेरे पास है, 1 इलेक्ट्रॉन मैं यूज कर चुका हूं, 1 इलेक्ट्रॉन और पड़ा है, तो अगला इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर ले? R फ्री रेडिकल। R फ्री रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और R नेगेटिव बना देगा। ठीक, अब क्या होगा? R नेगेटिव कंबाइन करेगा H+ के साथ। अगले स्टेप में जो R नेगेटिव है वो कंबाइन करेगा H+ के साथ RH बनाने के लिए। ठीक, और जो जिंक आयंस बने थे वो कंबाइन करेंगे इन हैलाइड आयंस के साथ। तो लास्ट में मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए
जो जिंक आयंस बने हैं वो कंबाइन करेंगे 2 हलाइड आयंस के साथ ताकि ZnH2 की फॉर्मेशन हो पाए। कुछ समझ आया या पूरा ही समझ आ गया? तो एक डाउट है। सर लास्ट में डाउट है। एक एक करके पहले कौन पूछना चाहेगा? सर मेरा थोड़ा आउट ऑफ से आया, पहले तक कर लो। बताओ बताओ आदित्य। सर हेलोजन का तो वो जो हमने हेलोजन लिया है X, उसका तो एक ही एटम है, तो दूसरा एटम कहाँ से आया? और दोनों यहाँ होंगे। पे ऊपर एक Cl का एटम पड़ा है। अब सुनो, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में स्टोइकोमेट्री कभी नहीं लगेगी। स्टोइकोमेट्री नहीं लगेगी मतलब अमाउंट कभी भी लिमिटेड नहीं रहेगी जब तक मेंशन ना किया जाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जब भी हम ऑर्गेनिक का कोई भी मैकेनिज्म फ्रेम कर रहे हैं या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जब तक हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम अमाउंट को तब तक लिमिटेड नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए। यहाँ पे स्टोइकोमेट्री का कोई रोल नहीं है, मतलब यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हैं। कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि तुमने एक ही मॉलिक्यूल लिया है या इतना अमाउंट लिया है। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में कभी अमाउंट लिमिटेड नहीं होती, हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट होती है। अगर हम इसके मिलीग्राम्स में भी डालेंगे तब भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। सिमिलरली बहुत सारे हलाइड आयंस, हलाइड फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और मतलब मॉलिक्यूल्स लिमिटेड नहीं है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। क्लियर है? ऑर्गेनिक की रिएक्शंस जब तक अच्छा, और मेंशन सर ना ये किया जाए, एक बार मेंशन कर दिया तो लिमिटेड हो जाएगा। बोलो आदित्य। सर ये जो क्लोराइड का आयन है ये कहाँ गया होगा? ये सॉल्यूशन में रह जाते हैं। कुछ आयंस हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते और वो सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। हमने रिएक्शन में एसिड लिखा था, वही स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ जाता है कि हमें रिएक्शन में एसिड चाहिए, मतलब H+ चाहिए। इसका काउंटर आयन से हमारा कोई मतलब नहीं है, काउंटर आयन सॉल्यूशन में ही पड़ा रहेगा। तो इसको प्रोडक्ट में तो नहीं लिखेंगे ना? नहीं नहीं, कभी भी इसको प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे ऐसे। बोलो तन्वी। यस सच, हम लास्ट 2 स्टेप करते हैं, R H के साथ कनेक्ट होता है, इसका ऑपोजिट क्यों नहीं हुआ? मतलब R के कहते हैं Zn के साथ क्यों नहीं हुआ, और जो हमारा हैलोजन है उसका हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं बना? देखो इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो जो मेटल है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा और आयनिक बॉन्ड वो नॉन मेटल के साथ बनाएगा। ठीक, मतलब एक तो सिंपल सा रीजन हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ध्यान में रखो, प्रोडक्ट के हिसाब से मैकेनिज्म फ्रेम करो। मैंने प्रोडक्ट को ध्यान में रखा कि मुझे RH बनाना है तो मैंने वो चीज जोड़ी। अगर हम इसका प्रॉपर रीजन देखना चाहें कि भाई वो जिंक के साथ क्यों नहीं गया, जिंक एक मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा हेलोजन में है, ना कि कार्बन आयन, कार्बन नेगेटिव में। सिंपल, कार्बन नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है और इन दोनों का नेचर ज्यादा अच्छा है। मेटालिक के साथ नॉन मेटालिक चला जाए तो जिंक हैलाइड के साथ चला गया। ये प्रॉपर रीजनिंग हो गई एक तरह से। और कोई डाउट? किसी और को कोई डाउट? देखो अगर तुमने मैकेनिज्म को रट्टा लगाने की कोशिश की तो किसी ना किसी स्टेप में गलती हो जाएगी और कहीं ना कहीं अटक गए तो पूरा मैकेनिज्म कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे मैकेनिज्म को आज भी रट्टा लगाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, कि मैकेनिज्म को समझ के करो। समझ के करोगे तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक, और जैसे जैसे मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे वैसे इसको समझो। जैसे कि यहाँ पे जो मेन स्टेप था वो 3rd स्टेप था, क्योंकि बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी एक बार 3rd स्टेप निकल गया। 3rd स्टेप में होमोलिटिक क्लीवेज हुई, उसको इस तरीके से याद रखो कि जैसे ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, हेलोजन इलेक्ट्रॉन को देख के मतलब लालच आ जाती है ना, ऐसे लालच आ गई होगी, उसने फटाफट इस बॉन्ड को तोड़ा, फ्री रेडिकल्स बने और हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेने चला गया। क्यों? क्योंकि हेलोजन
नेगेटिव चार्ज बड़ी आसानी से अकोमोडेट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से गेन कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है एक तरह से। तो यहाँ पे अगर थर्ड स्टेप एक बार निकल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे के स्टेप ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। मेन स्टेप यहाँ पे जो वहाँ पे अटकने के चांसेस हैं वो थर्ड स्टेप है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो तन्वी। सर लास्ट स्टेप में हमने हैलोजन को मतलब उसका स्टाइकोमेट्री 2 किया है, तो वो तो हमने रिएक्शन करने के लिए खुद से एडजस्टमेंट किए ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और कोई डाउट किसी को? रिएक्शन क्लियर हुई या नहीं? यस। ठीक है, करो इसे नोट। तो ये मैकेनिज्म मतलब ये सिर्फ समझने के लिए होता है कि कोई पूछता है कि खुद से पूरा मैकेनिज्म लिखो? बीएससी में एक मैकेनिज्म पक्का आएगा +1 में, और वो मैकेनिज्म होगा एल्कीन्स के चैप्टर का। डिस्कस मार्कोनिकॉफ्स रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पूछेंगे विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, पक्का है क्वेश्चन ये। बाकी कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं पूछता, रेयर चांसेस है, मतलब कोई स्कूल अनोखा ही होता है जो किसी और टॉपिक से मैकेनिज्म पूछे। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि पूछे जाए, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमने डिस्कस कर लिया। तो मतलब मेंस में इसकी मेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? मेंस में इस रिएक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इससे बहुत अच्छी रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है। सर नहीं, रिएक्शन की बात नहीं करी मैं मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मेंस में ना रिएक्शन कभी भी मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कभी कभी। इन जनरल मैकेनिज्म हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि वहां पे हमसे स्टेप बाय स्टेप तो नहीं पूछने वाला कोई, हमें तो फाइनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैकेनिज्म कभी कभी एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे हमें एक्सप्लेन करता है वहां पे वो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, तो ये मैकेनिज्म मेंस के हिसाब से बिल्कुल बेकार है एक तरह। ओके सर। कर लिया नोट सबने? सबको समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? जिया समझ आ गया? सर आ गया काफी हद तक। जिया तुम्हारी एक फ्रेंड होती थी मनहर, याद है? यस सर याद है। अच्छा, उससे बातचीत होती है अभी या नहीं? यस सर होती है बात। उसने अभी मेडिकल लिया, मेडिकल कंटिन्यूड है या छोड़ दिया था मेडिकल? नहीं उसने नॉन मेडी ली हुई है, उसने मेडिकल लिया ही नहीं था। स्ट्रीम ली थी उस टाइम पे, उसने नॉन मेडिकल, अभी भी नॉन मेडिकल ली हुई है अभी। अच्छा हाँ, उसने छोड़ा इसलिए था ना क्योंकि वो बीमार रहती थी। हाँ, तो सुधार लिया। ठीक है, उसने ये कह के नहीं छोड़ा था कि आप ठीक है, कुछ नहीं। लिख लिया? यस सर। ठीक है, अगला देखें क्या कराना है। इस रिएक्शन को कराने का एक और तरीका है, बाय यूजिंग हाइड्राइड डोनर्स। सेम रिएक्शन हम किसी हाइड्राइड डोनर की प्रेजेंस में कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड in presence of some hydride donor. Hydride donor. थर्ड वो मेथड है इसका? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड ही चल रहा है। पहले वाला था फ्रॉम एल्कीन अल्काइन, दूसरा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में पहला रिएक्शन हमने किया, बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहली थी हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग डालनी थी फ्रॉम अल्कीन और अल्काइंस, वो रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली। ठीक, उसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं थी। सेकेंड हेडिंग तुम्हारी डालनी थी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, और फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स में सबसे पहली सब हेडिंग तुम्हारी डलती बाय मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड।
मेटल एसिड कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ करके हेडिंग डाल सकते हो वहां पे। सेकंड है बाय हाइड्राइड डोनर्स, इस तरह से तुम हेडिंग डाल सकते हो। ये सेकंड पार्ट है उसी में कि लेंगे अल्काइल हैलाइड लेकिन एक नया रिएजेंट मेटल एसिड की जगह जो हम यूज कर सकते हैं वहां, हाइड्राइड डोनर्स। ठीक है, इस तरह से सब हेडिंग डाल सकते हो। हाइड्राइड डोनर्स, हाइड्राइड क्या होता है रचित? अल्काइल हैलाइड तो पता चल गया, ये हाइड्राइड कहां से आ गया? ये होता क्या है? रचित पता नहीं सर, भूल हाइड्राइड नहीं गया। पता? ओहो, निहारिका निहारिका जिया जिया सर बोलो OH रचित। होता यस सर। OH होता था? जिया को भी OH शायद, लगता है? थोड़ा सा H नहीं प्लस होता क्या होता OH। आगे पूछो। था? H प्लस क्या होता था? हाइड्राइड। हाँ, हाइड्राइड। फिर H नेगेटिव क्या होता है? वो भी हाइड्राइड। शाबाश, एक तो सही होगा। तुम लोग एक दिन नई केमिस्ट्री पक्का लिखोगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे। हाइड्राइड होता है H नेगेटिव, H प्लस होता था देखा, हाइड्रोनियम, OH नेगेटिव होता था हाइड्रोक्सिल। बोला था ना सर मैंने, H माइनस हाइड्राइड होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर तुम अल्काइल हैलाइड लेते हो और साथ में कोई हाइड्राइड डोनर लेते हो, तब भी अल्केन की फॉर्मेशन की जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पे कॉमनली यूज्ड हाइड्राइड डोनर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH। LaH स्टैंड्स फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके अलावा कोई भी नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमनली यूज में तुम लोगों को लिखवा सकता हूँ। पेपर में कभी भी इसका मॉडिफाइड वर्जन तुम्हें दिया जा सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला होता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो दूसरा कॉमनली यूज्ड हाइड्राइड डोनर है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका डिनोशन है NaBH4। NaBH4, ये दोनों ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। बोथ ऑफ दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड हाइड्राइड डोनर्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक, रिएजेंट्स बहुत सारे होते जाएंगे, थोड़ा लिस्ट बनाने की कोशिश आज से ही शुरू कर देना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, तुम्हें ये याद रखना है सिंपल सा कि अगर अल्काइल हैलाइड लिया जाए RBr, इनमें से कोई भी एक तुम्हारे सामने आ जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो RH बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट इस केस में तुम्हें नहीं चाहिए। कैसे बनेगा? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखो अभी, ये भी थोड़ा सा, ये पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है तुम्हारे लिए। मैकेनिज्म नहीं, छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन कह लो। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली। ठीक, ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस +2 में है। +1 में जितनी भी रिएक्शंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एडिशन रिएक्शंस। लास्ट चैप्टर को छोड़ के, लास्ट चैप्टर में जितनी रिएक्शन है सारी सब्स्टिट्यूशंस हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड डोनर चाहिए ना बेसिकली, मतलब काम कौन करेगा? H नेगेटिव। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने हमें H नेगेटिव प्रोवाइड किया होगा, या ये कह सकते हैं कि जो H नेगेटिव मिला, ये कहां से मिला? फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
अब हाइड्राइड क्या करेगा? देखो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि इस R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को कि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, तो हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा जबकि R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हाइड्राइड क्या करेगा? हाइड्राइड किसके ऊपर जाना पसंद करेगा? हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये क्या है? अब न्यूक्लियोफाइल। हाइड्राइड विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। आदित्य, न्यूक्लियोफाइल क्या होता था? सर जो प्रोटॉन लविंग होते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक। तो हाँ। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ जाना पसंद करेगा? आर के साथ जाना पसंद करेगा या बी आर के साथ जाना पसंद करेगा? सर एल्काइल ग्रुप के साथ। बिल्कुल, ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब आर की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, बी आर की तरफ से ये रिपेल होगा। तो ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे आर के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। ये आर के ऊपर जाके अटैक कर देगा। बेसिकली अटैकिंग रिएजेंट है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आर अटैकिंग रिएजेंट्स। तो ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल आर के ऊपर जाके अटैक कर देगा, लेकिन आर ने तो पहले से अपने बॉन्ड बना रखे थे। जैसे ही अटैक हुआ मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। अटैक होना मतलब इसने जाके आर के साथ बॉन्ड बना लिया। जैसे ही आर के साथ नया बॉन्ड बना, उसको पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छा यही है कि वो ये बॉन्ड तोड़ दे और इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे दे, क्योंकि ब्रोमीन उस इलेक्ट्रॉन को बड़े अच्छे तरीके से संभालने की टेंडेंसी रखता है। तुम्हें ये भी देखना होगा कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना ज्यादा सही है। ब्रोमीन वाला बॉन्ड तोड़ना ज्यादा सही है। एक तो हमें पता है हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो आर ने क्या किया? H के साथ जाके बॉन्ड बना लिया, हमारी रिएक्शन भी हो गई, जो प्रोडक्ट चाहिए था वो भी मिल गया। ऊपर से जो Br नेगेटिव है वो भी काफी स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन को संभालने की टेंडेंसी रखता है। कोई डाउट? कुछ समझ आया? दोबारा समझो एक बार। देखो सर हाइड्राइड, इसमें एक बार आदित्य तुमने तो हाइड्राइड डोनर्स बहुत सारे होंगे तुम्हारे पास। जनरली यूज, मोस्ट कॉमनली यूज दो ही हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, दोनों से H नेगेटिव मिलेगा। H नेगेटिव बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है तो तुम ये देखो कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। आर के ऊपर पॉजिटिव होगा, Br के ऊपर नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसने जाके आर के ऊपर अटैक किया। अटैक करना मतलब बॉन्ड बनाना। हम कहेंगे अटैक किया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अटैक करना मतलब बॉन्ड बनाना। ये जाके आर के ऊपर अटैक करेगा, इस लाइन का मतलब क्या है? ये जाके आर के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आर तो पहले से स्टेबल है। तो जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा, पुराने बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को टूटना होगा। ठीक, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो उस मतलब क्लीवेज को बर्दाश्त करने की टेंडेंसी रखता हो। बेसिकली आर के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको नेगेटिव चार्ज देना होगा किसी एक एलिमेंट को। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा संभालने की टेंडेंसी कौन रखता है? ब्रोमीन। सिंपल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो जो लीविंग होगा वो भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि H नेगेटिव अटैक कर रहा है और जो बाहर निकल रही है उस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा कभी नहीं होता। अगर नेगेटिव चीज ने अटैक किया है तो वहां से बाहर निकल के भी नेगेटिव चीज ही आएगी। अगर पॉजिटिव चीज अटैक करती है तो बाहर निकल के भी पॉजिटिव चीज ही आती है। सिंपल सा फिनोमिना है रिएक्शंस का। कोई डाउट? कुछ समझ आया या नहीं? हाँ सर समझ आ गया। सर एक डाउट है। करो। हाँ, बोलो तन्वी। सर एक क्वेश्चन था। बोलो एक एक करके पूछ लो। बोलो तन्वी, बोलो। सर आपने अभी बोला कि क्या कहते हैं कि ये बोलो। तभी देना है अगर वो संभाल सके। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि बॉन्ड मतलब बॉन्ड तोड़ के अगर जो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो ना संभाल सके, तो फिर रिएक्शन होगी? नहीं, ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं है जहाँ पे नोन ना हो। ऐसा मतलब फिर वो पूछता ही नहीं ऐसा कुछ। या अभी हम सीखेंगे, मतलब अभी तो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। जनरली
एक बॉन्ड टूटता है और कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड होता है या हेलोजन का सिग्मा बॉन्ड होता है, दोनों में से एक ही बॉन्ड टूटता है जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। ओके सर। तो हमेशा चारों में से कहीं एक को तो तोड़ना ही है, ये 100% है। जितने भी मतलब कार्बन होगा यहाँ पे, कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड हुआ करेंगे, चारों में से एक बॉन्ड को टूटना ही है। बस तुम्हें ये देखना है कि उन चारों में से कौन सा तोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, बस और कुछ नहीं। ओके सर। बोलो आदित्य। सर जब एक न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया और उससे दूसरा न्यूक्लियोफाइल बना है, तो रिएक्शन हुई क्यों? वो क्यों नहीं अटैक करेगा फर्दर, है ना? नहीं, क्योंकि H नेगेटिव भी स्टेबल ही होता है और मतलब Br तुम ये कहना नेगेटिव भी चाहते हो स्टेबल। कि ये रिवर्सिबल है या नहीं, कि Br नेगेटिव बना, Br भी तो वापस अटैक करके H को बाहर निकाल सकता है, यही कह रहे हो एक तरह हाँ से? हाँ, यस सर। इसलिए तुम यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हो, वो पॉइंट ये है, स्ट्रॉन्ग बेस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग बेस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। एंड वाइस वर्सा, मतलब वीक बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, वाइस वर्सा वाले भी लिख ही देते हैं, वीक बेस is a good living group। अब ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे तुम्हारा डाउट है, उसको आंसर करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि तुम दोनों रिएक्शंस को मान लो कि दोनों हो रही हैं। अब तुम खुद देखो कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है। वो कैसे चेक करोगे? H नेगेटिव और Br नेगेटिव दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करो। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन तुम्हें आना चाहिए। फिर दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करो कि कौन ज्यादा अच्छा बेस है, कौन सा ज्यादा अच्छा बेस है, H नेगेटिव या Br नेगेटिव? क्या लगता है? हाँ आदित्य, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, H नेगेटिव या Br नेगेटिव? सर स्ट्रॉन्ग बेस। वो नीचे वाली लाइन छोड़ दो, अभी के लिए मुझे सिर्फ ये बताओ कि H नेगेटिव Br नेगेटिव दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस? ज्यादा स्टेबल Br नेगेटिव है, तो फिर स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग के बेस, वो स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग बेस। H नेगेटिव। अर्शिया, H नेगेटिव, अर्शिया? सर H नेगेटिव। क्यों? सर पता नहीं, लग रहा है बस। हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा सा है, वो नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं कर सकता। ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, नेगेटिव चार्ज इज इजिली डिस्पर्स्ड, बड़ी आसानी से नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट हुआ है। तो H नेगेटिव अकोमोडेट नहीं कर सकता, वो कहेगा कि मैं इसको डोनेट कर दूं फटाफट, क्योंकि अकोमोडेशन नहीं हो पा रही है। Br नेगेटिव डोनेट नहीं करेगा इतनी आसानी से, क्योंकि उसने इजिली उसको अकोमोडेट कर रखा है। तो अच्छा डोनर कौन है? अच्छा डोनर है हमारा H। H इज अ गुड डोनर। तो जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वही तो अच्छा बेस होता है। तो हाइड्राइड इज अ गुड बेस एज कंपेयर टू Br नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट ये आया कि H नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन Br नेगेटिव। अब मैंने तुम्हें स्टेटमेंट क्या लिखवाई? स्ट्रॉन्ग बेस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब H नेगेटिव को बाहर निकालना Br के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Br इज अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है वीक वाले के लिए। स्ट्रॉन्ग बेस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। H नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, Br नेगेटिव इज अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप, वो बाहर नहीं आता इतनी आसानी से। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि H
एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो एक बार जुड़ गया तो उसको बाहर निकालना Br के लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं पे उल्टा देख सकते हो, वीक बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, Br नेगेटिव इज अ वीक बेस, तो उसको बाहर निकालना H नेगेटिव के लिए बहुत आसान है। वो फटाफट जाके अटैक करेगा और उसको बाहर निकाल सकता है। कोई डाउट? नो डाउट सर। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, करो इसे नोट फटाफट। तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हिमांशु पांडे में जहां पे तुम्हें लिविंग ग्रुप नेचर कंपेयर करना होगा। लिविंग ग्रुप नेचर कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छी स्टेटमेंट यही होती है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप, वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप। बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना काफी आसान है अगर तुम्हें आ जाए। कर लिया नोट? कर लिया सर। ठीक है, इसके बाद ठीक है, थर्ड हेडिंग डालो, बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। टाइम कितना हो गया? रिएक्शन शुरू की जा सकती है। छुट्टी कर दो सर, 3 मिनट रह गए। सर छुट्टी। वो ज्यादा सही है, एक और रिएक्शन हो जाएगी। सर कर दो छुट्टी, मेरे को भी जाना। बहुत टाइम लग जाएगा सर। हमने ठीक है, कहा था दिन में 2 तो होनी चाहिए, 2 की हमने। हाँ अगर ये ऑफलाइन में होता तो मैं काफी जल्दी निपटाता इन सब चीजों को। वैसे तो आज मैं थोड़ा डिटेल में ज्यादा चला गया, ऑफलाइन में मैं इतना डिटेल में देख के जाता हूँ कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, उस हिसाब से मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे बच्चों के फेसेस से कभी भी ऐसा लगता है कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं वहीं रुक जाता हूँ और अगली रिएक्शन शुरू कर देता हूँ।